स्वागत है प्यारे भाई बहनों आपका टॉप 10 एरर प्रीवियस ईयर सेशन में। और पहली एरर है बच्चों, एडी जस्ट पैनिक्स। एडी को पैनिक हो जाता है, वो परेशान हो जाता है। व्हेन इट गेट्स क्लोज नियर द एंड। और जब कब हो जाता है? जब भैया कोई चीज खत्म होने वाली होती है। जब क्लोज आता है, क्लोज द एंड आता है, तब वो हो जाता है पैनिक। तो यहां पर पैनिक बच्चों वर्ब है, आपको पहचान लेना चाहिए। एडी जस्ट पैनिक्स, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है और ये उसकी हैबिट है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है। एडी जस्ट पैनिक्स व्हेन इट गेट्स क्लोज नियर द एंड। क्या आपको एरर मिली? मुझे तो मिल गई बच्चों। फिर से एक बार देख लीजिए और बताइए एरर क्या है। और एरर बच्चों ये है, आप जब ये कह रहे हो व्हेन इट गेट्स क्लोज, तो भैया क्लोज के साथ टू आता है, नियरर नहीं आता। क्लोज टू दी एंड होता है। दिस इज वेरी मच इडियोमेटिक। ये तो बहुत ज्यादा इडियोमेटिक होता है बच्चों। क्लोज टू एंड या क्लोज नियर दी एंड या नियरर दी एंड, तो क्लोज टू एंड होता है। यू शुड नो दिस फैक्ट। चलो, सुशांत हैड रिसेंटली रन ऑन टू कैथरीन एट द सुपरमार्केट। दे वर सीइंग ईच अदर आफ्टर मेनी इयर्स। बच्चों प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिगर आउट द मीनिंग। मीनिंग क्या है? सुशांत जो कि एक इंसान है, हैड रिसेंटली रन ऑन टू कैथरीन, जिसने हाल ही में अभी कैथरीन से मुलाकात की थी। एट द सुपरमार्केट, सुपरमार्केट में। कब? अच्छा एक और चीज है कि दे वर सीइंग ईच अदर आफ्टर मेनी इयर्स। वो एक दूसरे को बहुत सालों बाद देख रहे थे बच्चों। तो यहाँ ईच अदर आप देख लें। ईच अदर कितने लोगों के लिए आता है बच्चों? ईच अदर दो लोगों के लिए आता है ना। ईदर, नीदर, ईच अदर दो लोगों के लिए आते हैं। एनी, नन, वन अनदर ये दो से अधिक के लिए आते हैं। ईच दो के लिए भी आ सकता है, दो से अधिक के लिए भी आ सकता है। एवरी प्रत्येक के अर्थ में हमेशा दो से अधिक की बात करता है। और ईच और एवरी दोनों मिलकर जब आते हैं तब भी दो से अधिक की बात करते हैं। तो ईच अदर तो ठीक है भाई, दो लोगों के लिए आता है। दो लोग हैं, सुशांत और कैथरीन, और वे एक दूसरे को बहुत सालों बाद देख रहे थे। बच्चों प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि रन ऑन नहीं होगा, रन ऑन टू नहीं, रन इनटू होता है बच्चों। अगर आप अचानक से किसी से मिलते हैं तो कम अक्रॉस लगाया जाता है, या फिर रन इनटू, स्टम्बल अपॉन, बम्प इनटू, ऐसे फ्रेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो रन ऑन टू नहीं होगा प्यारे भाई बहनों, रन इनटू होगा। क्या होगा? रन इनटू कैथरीन। सुशांत हैड रिसेंटली रन इनटू कैथरीन एंड दे वर सीइंग ईच अदर आफ्टर मेनी इयर्स। और वो एक दूसरे को बहुत सालों बाद देख। Harry's eyes watered in the chill as they soared upwards. He could see nothing below now. मीनिंग क्या है बच्चों? सबसे पहला स्टेप है मीनिंग समझना, और मीनिंग से आपके 80% से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। मीनिंग ही चेक होता है एग्जाम में बच्चों। आपकी ग्रामर टेस्ट नहीं हो रहा था, होता है अकेला। आपको मीनिंग देखा जाता है, क्या आप समझ पाते हैं, क्या आपकी रीडिंग अच्छी है, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है शब्दों की। सो हैरीज आईज, हैरी की आंखें, वाटर्ड डबडबा गई पानी से, किसे? आंसू से, या पानी से नहीं मतलब आंसू से। इन द चिल, चिल में, चिल मतलब बच्चों ठंडा होता है, तो चिल में डबडबा गई। सिचुएशन समझ में आएगी आगे कैसा क्या मामला है भाई। एज, जब, दे सोअर, जब वो उठती हैं। सोअर मतलब होता है बच्चों फ्लाई, टू गो अपवर्ड, ऊपर की तरफ उठना। व्हेन दे, एज दे सोअर अपवर्ड, जब वो ऊपर उठ गई। ही कुड सी नथिंग बिलो नाउ, अब वो कुछ नीचे देख ही नहीं सकता था। मुझे तो लग रहा है कि शायद ये उसका आखिरी दिन था, ये अंतिम दिन था उसका। ही पास्ड अवे, वो गुजर गया इस सिचुएशन के साथ। हैरीज आईज वाटर्ड इन द चिल, अब उसकी आंखें डबडबा चुकी थी, ठंडी हो रही थी, यानी ही वाज अबाउट टू डाई, वो मर रहा था। और उसके साथ क्या हुआ? एज दे सोअर्ड, जब उसकी ये डे आया है बच्चों उसकी आंखों के लिए, और उसकी आंखें कैसी हो गई? ऊपर उठ गई, है ना। मरने के बाद लोगों की अक्सर आंखें ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। एंड ही कुड सी नथिंग बिलो नाउ, अब वो कुछ भी नीचे देख नहीं पा रहा था, दुनिया क्या कर रही है। ही कुड सी नथिंग बिलो नाउ। तो बच्चों मामला क्या है? आप सबसे पहले टेंस भी ऑब्जर्व करना सीखिए बच्चों, कि किस टाइम में बातें हो रही हैं। तो ऑब्जर्व करो भैया, यहां पर बात पुरानी है, बात पुरानी है। हिज आईज वाटर्ड, ये बात पास्ट में है। एंड ही कुड सी नथिंग, उसे कुछ नहीं दिखाई दे सकता था, ये बात भी बच्चों पास्ट में है। तो फिर एज दे सोअर, सोअर की पास्ट फॉर्म बच्चों सोअर्ड होती है। तो सब कुछ पास्ट में हो गया है, सेंटेंस ठीक हो गया है। हैरीज आईज वाटर्ड इन द चिल एज दे सोअर्ड अपवर्ड्स, ही कुड सी नथिंग बिलो नाउ। नेक्स्ट, आई हैव नेवर सीन अ मैन गेट ऑफ हिज हॉर्स क्विक as did that stranger Englishman। मामला क्या बच्चों?
आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा है। अब मैं एक ऐसे इंसान को, गेट ऑफ उतरते हुए, बच्चों सी सॉ सीन, सी एक ऐसी वर्ब है, मेक सी हियर हेल्प वॉच नोटिस, मेक सी हियर हेल्प वॉच नोटिस, मेक सी हियर हेल्प वॉच नोटिस। तो इन वर्बों को बच्चों आप नोटिस कर लो, कौन सी वर्बें हैं, मेक सी हियर हेल्प वॉच नोटिस। इनके बाद आपको बेयर इंफिनिटिव यूज करना होता है। कैसा इंफिनिटिव, बेयर इंफिनिटिव। बेयर इंफिनिटिव क्या होता है, वो इंफिनिटिव जो बिना टू के लगाया जाता है, जैसे लेट मी गो होता है या लेट मी टू गो होता है। तो अचानक से आपको समझ आएगा कि भैया लेट मी गो होता है, लेट मी टू गो नहीं होता। तो लेट के बाद लेट वर्ब भी इसमें लिखी जानी चाहिए बच्चों, लेट के बाद भी बेयर इंफिनिटिव। ठीक इसी तरह मेक सीन के बाद बेयर इंफिनिटिव। तो सीन के साथ देखिए गेट ऑफ बेयर हेड टू गेट ऑफ नहीं लिखा है। फिर गड़बड़ क्या है बच्चों इस बात में, क्या एरर, आई हैव नेवर सीन अ मैन गेट ऑफ हिज हॉर्स। मीनिंग ये है कि मैंने कभी नहीं देखा एक आदमी को उतरते हुए, गेट ऑफ हिज हॉर्स, अपने घोड़े से, क्विक जल्दी से, एज जितना, डिड करा, दैट स्ट्रेंजर इंग्लिशमैन उस अंग्रेज आदमी ने किया। यानी मैंने कभी ऐसे इंसान को इतनी जल्दी घोड़े से उतरते हुए नहीं देखा जितना कि उस अजीब, उस अनजान अंग्रेज ने किया। तो बच्चों यहां एक कंपैरिजन है। कंपैरिजन ये है घोड़े से उतरना, है ना, घोड़े से उतरना उस तरह से नहीं मैंने कभी देखा जितना उसने किया। तो ये कंपैरिजन है, और कंपैरिजन है तो हमको एज या सो एज का स्ट्रक्चर मिलना चाहिए, जो कि नहीं दिया गया। एक एज दिया गया है तो आपको एज मेंटेन कर लेना चाहिए, एज क्विक एज। अब एक बात आपको और समझनी चाहिए बच्चों, क्विक अपने आप में एडजेक्टिव होता है और क्विकली एडवर्ब होती है। तो हमें एडजेक्टिव की जरूरत है या एडवर्ब की जरूरत है। तो गेट ऑफ हिज हॉर्स, अपने घोड़े से उतरते हुए, गेट ऑफ बच्चों वर्ब है, गेट ऑफ वर्ब है। आपने कहा अभी कि सीन के बाद बेयर इंफिनिटिव आते तो इट्स अ वर्ब, तो वर्ब है। वर्ब के लिए हमें क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। कैसे उतरते हुए, एडवर्ब ऑफ मैनर चाहिए। तो क्विक एडजेक्टिव होती है, क्विकली एडवर्ब होती है, और इसका कंपैरिजन हो जाएगा एज क्विकली एज डिड दैट स्ट्रेंजर इंग्लिशमैन। फिर से सेंटर करो, आई हैव नेवर सीन अ मैन, मैंने कभी इस आदमी को ऐसे नहीं देखा, गेट ऑफ हिज हॉर्स, अपने घोड़े से उतरते हुए, एज क्विकली एज डिड दैट स्ट्रेंजर इंग्लिशमैन, जैसा कि उस अंग्रेज आदमी ने कर दिया। नेक्स्ट, हिज एब्सेंस फ्रॉम माई पार्टी, हिज एब्सेंस फ्रॉम माई पार्टी, उसकी अनुपस्थिति मेरी पार्टी से, इज टू मच पेनफुल फॉर मी, मेरे लिए बहुत बड़ी दुखदाई है बच्चों। गड़बड़ क्या है इसमें, हिज एब्सेंस फ्रॉम माई पार्टी, यहां तक तो ठीक लग रहा है, एब्सेंस के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन आती है, ठीक है। इज किसके लिए आया बच्चों, एब्सेंस के लिए, एब्सेंस सिंगुलर है इसलिए इज भी ठीक है। टू मच पेनफुल जब आप पढ़ते हो तो भैया मच के बारे में आपको जानना चाहिए कि मच अपने आप में एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद बच्चों क्या मिलना चाहिए, नाउन। लेकिन क्या पेनफुल शब्द नाउन है, नहीं। पेनफुल फुल लगने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बाउंटीफुल, प्लेंटीफुल, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव होते हैं। तो एडजेक्टिव अगर होते हैं, ये एडजेक्टिव होते, नाउन नहीं होते, तो फिर हम टू मच नहीं लिख पाएंगे। फिर क्या करें बच्चों, तो मच टू कर दीजिए। दो स्ट्रक्चर, दो चीजें अंग्रेजी में बच्चों, एक होता है टू मच और एक होता है मच टू। टी डबल ओ टू अपने आप में बच्चों एडवर्ब होता है। तो मच टू लिखा जा सकता है, जैसे टू मच लिखा जा सकता है वैसे मच टू लिखा जा सकता है। फर्क इतना ही है कि टू मच के बाद नाउन लिखा जाता है। ही हैज टू मच टाइम, उसके बाद बहुत सारा टाइम है। ही हैज टू मच एरोगेंस, उसे बहुत ज्यादा क्या है, अभिमान है। ही हैज टू मच कॉन्फिडेंस, और ये सभी शब्द नाउन है। लेकिन अगर आपको एडजेक्टिव लिखना पड़े तो आप लिखेंगे मच टू पेनफुल, मच टू कॉन्फिडेंट, मच टू रिच। तो भैया इसको कर दीजिए मच टू, क्योंकि पेनफुल अपने आप में नाउन नहीं है, क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट एरर है, देयर आर ऑलरेडी मेनी एग्जांपल्स ऑफ ग्रेट टेक्नोलॉजी दैट हैड बोर्न इन द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब ये है, देयर आर ऑलरेडी मेनी एग्जांपल्स, पहले से ही बहुत सारे उदाहरण हैं, ऑफ ग्रेट टेक्नोलॉजी, अच्छी तकनीक के, बहुत अच्छे तकनीक के, दैट हैड बोर्न, जो पैदा हुई थी, इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स में। क्या गड़बड़ है बच्चों, गैस कर लो। प्रॉब्लम इज दिस
कि आपने बच्चों यहां कह दिया है कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं उन टेक्नोलॉजीज के जो पैदा हुए थे यूएस में, लेकिन यू मस्ट ऑल्सो कंसीडर वन थिंग कि आपने यहां कौन सा टेंस इस्तेमाल किया, बताओ भाई मुझे कौन सा टेंस है। ये पास्ट परफेक्ट है, ये क्या है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का होना पास्ट परफेक्ट दर्शाता है। और पास्ट परफेक्ट जनरली तभी इस्तेमाल होता है जब दो इंसिडेंट हुए हों, दो घटनाएं हुई हों और दोनों ही पास्ट में हो, और वन थिंग इज इन मोर पास्ट, एक चीज ज्यादा पास्ट में होती है देन द प्रीवियस वन, एक से, यानी एक घटना जो ज्यादा पुरानी होती वो पास्ट परफेक्ट में है। और यहां पर तो एक घटना प्रेजेंट में है और अचानक से आप एक घटना पास्ट परफेक्ट में लिख देते हैं, ये ठीक नहीं बच्चों। आप इसे ठीक करें, पास्ट परफेक्ट में नहीं, आप इसे पास्ट में ले जा सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में लिख सकते हैं या प्रेजेंट में लिख सकते हैं। देयर आर ऑलरेडी मेनी एग्जांपल्स, ये बात कह रहे हैं आपको कि अभी भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो जब वो अभी भी हैं तो आप इसे प्रेजेंट में भी ले जा सकते हैं, या फिर पास्ट में ले जाना है तो पास्ट में ले जाइए, लेकिन पास्ट परफेक्ट में नहीं चलेगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट यूज करने के लिए आपके पास एक दूसरी घटना भी होनी चाहिए जिसके संदर्भ में आप पास्ट परफेक्ट में जाएं। सो दैट वर बॉर्न आप कर सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में चले, ये कोई समस्या नहीं है। दैट वर बॉर्न जो पैदा हुई थी इन द यूएस एंड दे स्टिल एग्जिस्ट, और वो अभी भी है, लेकिन दैट हैड बॉर्न बच्चों नहीं चलेगा, ठीक है। एट नाइट, रात में, एट नाइट, यहां पर आप हैव भी लिख सकते हैं। दैट हैज बॉर्न जो पैदा हुई है मतलब अभी तलक जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, और वो सब एक अच्छा उदाहरण है। तो आप चाहें तो वर के बजाय हैज हैव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में लिख सकते हैं, दोनों बातें प्रेजेंट में हो जाएंगी। पास्ट इंडेफिनिट में लिख सकते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट नहीं चलेगा। एट नाइट, रात में, लाइंग स्लीपलेस, है ना, नींद उड़ी हुई, कैसे लेटे हैं, स्लीपलेस लेटे हुए हैं, बेचैन लेटे हुए हैं। ही कंसिडर्ड, और वो ये कंसिडर करता है, विचार करता है, बात पास्ट की, ही कंसिडर्ड, उसने विचारा, सेंडिंग, क्या विचार किया, सेंडिंग भेजने का, क्या भेजने का, मैसेंजर्स, यानी मैसेंजर्स मतलब संदेशवाहक, अपने जो है देवदूतों को, देवदूत नहीं, संदेशवाहक, मैसेंजर्स को भेजने का। बिसाइड्स मतलब बच्चों के अलावा होता है, बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू, के अलावा। बिसाइड्स द कंट्री, कंट्री के बिसाइड्स। सीक्रेटली चुपचाप, इन सर्च ऑफ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त की खोज में। क्या मतलब है भाई, कि रात में चुपचाप लेटे हुए, नींद नहीं आ रही है, और उसने एक चीज विचारी कि वो भेजेगा, किसको भेजेगा, अपने दोस्त की खोज में कुछ मैसेंजर्स भेज देगा, चुपचाप भेज देगा। बिसाइड्स द कंट्री, कंट्री के अलावा भेज देगा, इस बात का भाई कोई मतलब नहीं है। तो क्या होना चाहिए, बियॉन्ड द कंट्री, कहां भेजेगा, बियॉन्ड द कंट्री, देश के पार भेजेगा, जहां आशा है कि उसका दोस्त होगा, तो उस देश के दूर भेजेगा। बियॉन्ड द कंट्री, बिसाइड्स द कंट्री का प्यारे बच्चों यहां कोई मतलब नहीं है, बिसाइड्स मतलब के अलावा होता है, तो बिसाइड्स द कंट्री कैसे भेजेगा भाई, बियॉन्ड द कंट्री भेजेगा, ठीक है। बेन एसेनबर्ग is widely known as one of the world's best portrayer, बच्चों यहां पर एक गड़बड़ हो गई है, यहां पोर्ट्रेयर कर लें, प्रेयर नहीं चलेगा, प्रेयर इज नथिंग, पोर्ट्रेयर, और जो लोग पोर्ट्रे करते हैं यानी वो एक कलाकार होते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, ठीक है। बेन एसेनबर्ग इज वाइडली नोन, इन भाई साहब को वाइडली जाना जाता है, बड़े स्तर पर किस नाम से जाना जाता है, एज के रूप में, एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट पोर्ट्रेयर ऑफ द एवरग्लेड्स, इस जगह का इन्हें सबसे बेहतर पोर्ट्रेयर माना जाता है। बच्चों ये जगह का नाम है और द प्रयोग होता है एवरग्लेड्स के पहले, ठीक है, एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट पोर्ट्रेयर। और ये एरर मैं बच्चों इस तरह की एरर पहले भी करवा चुका हूं, और आपको मैंने बताया है कि वन ऑफ, ईच ऑफ, मेनी ऑफ के बाद आने वाला जो भी नाउन होगा प्यारे भाई बहनों, वो बहुवचन होगा। तो वो नाउन क्या है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट पोर्ट्रेयर्स, क्या हो जाएगा, वर्ल्ड्स बेस्ट पोर्ट्रेयर। जितने भी दुनिया के सबसे अच्छे कलाकार हैं एवरग्लेड्स के, उनमें से ये एक जो है वाइडली नोन पर्सनालिटी है। That's it. The babies' faces are expressionless and their pupils aren't visible, which gives the appearance of lifelessness and dreadfulness. बड़ा अच्छा सेंटेंस बच्चों, देखिए क्या मतलब है। The babies' faces, बच्चे के फेसेस, आर एक्सप्रेशनलेस, उनमें कोई एक्सप्रेशन नहीं है, एंड देयर प्यूपिल्स, और उनके प्यूपिल्स बच्चों आंख के बीच में जो काला वो होता है छोटा सा, ठीक, प्यूपिल्स, पता नहीं क्या कहते हैं हिंदी में उसे, प्यूपिल्स, देयर प्यूपिल्स आरंट विजिबल, वो विजिबल नहीं, यानी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं,
विच गिव्स, जो कि देता है, द अपीयरेंस, इस बात का जो है प्रमाण देता है, अपीयरेंस देता है, उपस्थिति दिखाई देती है इस बात की, ऑफ लाइफलेसनेस, की जीवन नहीं है। लाइफलेसनेस मतलब एब्सेंस ऑफ लाइफ, लाइफ नहीं है। एंड ड्रेडफुलनेस, और मृत्यु का एक सूचक प्रतीत होता है। तो इसका मतलब बच्चों क्या है कि बच्चों के फेसेस जो है एक्सप्रेशनलेस हो चुके हैं और उनकी प्यूपिल्स भी अब दिखाई नहीं दी, मरने के बाद जो है प्यूपिल्स नहीं दिखाई देते हैं, ऐसा कहा जाता है। और इससे ये पता चलता है कि विच गिव्स द अपीयरेंस ऑफ लाइफलेसनेस एंड ड्रेडफुलनेस। व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज वेरी स्लाइट, बहुत आसान है बच्चों। एक बात बताइए, यहाँ कितने बच्चों के चेहरे हैं? एक बच्चा या एक से ज्यादा बच्चे? तो आपने यहाँ फेसेस शब्द इस्तेमाल किया, एक इंसान का तो एक ही फेस होता है, तो यहाँ फेसेस है, मतलब चीजें ज्यादा हो सकती हैं। आर भी इस्तेमाल किया है आपने, फेसेस, आर, और देयर शब्द भी बच्चों इस्तेमाल किया है, ये भी जो है ज्यादा लोगों को दर्शाता है, उनके प्यूपिल्स, इनके बच्चों के, है ना। तो भैया सब कुछ बहुवचन है, तो बहुवचन है तो बेबी का फेस, बेबी का बेस नहीं फेस, बेबीज फेसेस नहीं होगा, क्या हो जाएगा? बेबीज फेस। एपोस्ट्रोफे कहां लगे? जब किसी बहुवचन का और बेबी का प्लूरल वाई हटाइए आई ई एस लगाकर बच्चों जो है प्लूरल बनता है, और अगर प्लूरल एस से खत्म हो तो एपोस्ट्रोफे कहां लगता है? एट द एंड, विदाउट एस, बिना एस के। अब दोबारा एस लिखने की जरूरत नहीं है। द बेबीज फेसेस आर expressionless and their pupils are invisible, which gives the appearance of lifelessness and dreadfulness. I hope आपको clear है। Land management choices also affect the amount of carbon stored on trees. क्या लिखा है बच्चों? land management choices, land जमीन मैनेजमेंट व्यवस्था choices विकल्प। तो भैया जमीन व्यवस्था के जो विकल्प है also affect the amount, बच्चों इसे affect कर लें, ये इफेक्ट नहीं, मैंने गलती से लिख दिया है, ठीक कर लो यार, हो जाती है गलती। लैंड मैनेजमेंट चॉइसेस ऑल्सो अफेक्ट द अमाउंट ऑफ कार्बन स्टोर्ड ऑन ट्रीज। प्रॉब्लम क्या है बच्चों? लैंड मैनेजमेंट चॉइसेस ऑल्सो अफेक्ट, हमारा सब्जेक्ट बच्चों कैसा है? प्लूरल है ना। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो इसीलिए वर्ब भी देखिए अफेक्ट्स नहीं, अफेक्ट लिखिए, प्लूरल लिखिए, यानी ये तो ठीक जा रहा है। चॉइसेस ऑल्सो अफेक्ट वर्ब होती है, इफेक्ट नाउन होता है, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। क्या अफेक्ट डालता है? द अमाउंट पर, किस अमाउंट पर? ऑफ कार्बन के। कौन सा कार्बन? स्टोर्ड ऑन ट्रीज, पेड़ों पर जो स्टोर्ड है। फिर से मीनिंग निकालो, लैंड मैनेजमेंट चॉइसेस आल्सो अफेक्ट द अमाउंट ऑफ कार्बन स्टोर्ड ऑन ट्रीज। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस? प्रॉब्लम इज कि बच्चों कार्बन स्टोर्ड ऑन ट्रीज होगा या कुछ और होगा? तो भैया कार्बन स्टोर्ड ऑन नहीं, ऑन का मतलब जब कोई चीज किसी सतह को छू रही हो, तो कार्बन क्या जो है ऊपर बैठा है? भूत है कोई? फल है, पत्तियां हैं जो पेड़ों पर बैठी हैं? नहीं भाई, वो उसकी संरचना में, उसके अंदर है ना। तो कार्बन स्टोर्ड इन ट्रीज, इन मतलब इनसाइड, है ना भैया। तो ऑन नहीं होगा, क्या होगा? इन हो जाएगा। ऑन नहीं होगा, क्या हो जाएगा बच्चों? इन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।